दुनिया में ऐसा कोई घर परिवार नहीं होता है जिसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जिसके घर में मारपीट नहीं होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, बहुत सारे प्रकार की समस्या होती है। हर घर में ऐसा कोई घर बाकी नहीं होता है। किसी के घर में थोड़ा ज्यादा होता है तो किसी के घर में थोड़ा कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर घर में पति पत्नी से झगड़ा हो जाए या और भी किसी लोगों से झगड़ा हो जाए अपने परिवार में, तो घर द्वार छोड़ करके कहीं बाहर चले जाए। और इस घटना में भी इसी तरह से होता है कि कहीं ना कहीं एक पत्नी अपने पति के साथ झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद में वो घर से निकल जाती है और निकलने के बाद में उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है और उसके पीछे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां और भी तबाह हो जाती है। और जब तक उसको होश आता है तो बहुत लेट हो जाती है। चाह करके भी वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है जहां से वो निकल चुकी होती है। तो इस कहानी में आज कुछ ऐसा ही होता है कि एक महिला अपने पति से झगड़ा करके घर से निकलती है और उसको अपने घर पहुंचने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है और इसके अंदर कुछ इस तरह से है कि जो आप कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि गुस्सा बहुत बेकार चीज होता है और इंसान को गुस्सा जितना ज्यादा हो सके उतना अगर कंट्रोल करके चलता है तो वही आदमी दुनिया को जीत सकता है। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची घटना को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना आपको हम सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है बिहार की राजधानी पटना शहर की और वहीं का एक मोहल्ला पड़ता है धोबी घाट। और इसी धोबी घाट मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद आरिफ, जिनकी उम्र होती है 27 साल, और आरिफ की पत्नी का नाम होता है सुल्ताना, जिसकी उम्र होती है 24 साल। और जो सुल्ताना होती है ये नेपाल के लुम्बिनी जिले की रहने वाली होती है और सुल्ताना के पिता का नाम होता है मोहम्मद हबीब, जो लगभग 4 साल पहले सुल्ताना और आरिफ का लव मैरिज करते हैं। और इन 4 सालों में आरिफ 2 बच्चे का पिता भी बन जाता है। लेकिन जैसे ही शादी के 4 साल गुजरते हैं तो ये दोनों, आरिफ में और सुल्ताना में, दोनों में पति पत्नी में काफी विवाद शुरू हो जाता है। और विवाद कुछ इस तरह से चालू होता है कि सुल्ताना इतना काफी गुस्से में आ जाती है और एक दिन का इत्तेफाक होता है, दोनों जब झगड़ा लड़ाई करते हैं तो उसी दिन सुल्ताना खूब गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होने के बाद में जो आरिफ का घर होता है, जो अपना घर होता है, वहां से वो निकल पड़ती है। अपने दोनों बच्चे को लेकर के वो वहां से निकल पड़ती है और सीधा वहां से जब निकलती है तो अपने पिताजी से फोन करके कह देती है कि मैं यहां से, पटना से मतलब आ रही हूं लुम्बिनी। बस एक बार ही वो फोन में बात करती है और उसके बाद फिर वो पटना से निकलती है रेलवे स्टेशन से, फिर आके पहुंचती है बस्ती। उत्तर प्रदेश में एक जगह होता है बस्ती, बस्ती जिला। और इसी बस्ती जिला तक उसको पटना से ट्रेन मिलती है और ये बस्ती जिला जब पहुंचती है तो बस्ती से इसको फिर से बाई बस द्वारा लुम्बिनी जाना होता है। लेकिन जब ये बस्ती पहुंचती है तो शाम हो जाता है और शाम होने के कारण स्टेशन पर ये उतरती है और उतरने के बाद में कुछ लोगों से ये पता करती है तो ये होता है कि अब इतने टाइम काफी लेट हो गया है, इसलिए यहीं पर अब खाना पीना करके सो जाते हैं।
और सुबह बस स्टेशन जाएंगे और वहीं से हम लुम्बिनी के लिए बस पकड़ करके अपने मैके निकल जाएंगे। सुल्ताना की प्लान यही होती है। लेकिन अब सुल्ताना बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन पे अपने बच्चों को खाना पीना खिला करके और वहीं पर सुला देती है। और सुलाने के बाद में रेलवे स्टेशन पे वो अपना रात जैसे तैसे करके वहां पे काटना चाहती है, इधर उधर थोड़ा घूमती है। अक्सर आप लोग देखे होंगे जब कोई भी आदमी सफर करता है और जब जिसकी टाइम होती है तो वो थोड़ा सा स्टेशन पे अपने हिसाब से वो समय काटने की कोशिश करती है। इसी बीच में वहां पर स्टेशन पर एक लड़का आता है जिसका नाम जावेद होता है और जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल होती है। वो वहीं के आसपास, बस्ती के आसपास एक रसूलपुर गांव होता है और उसी रसूलपुर गांव का रहने वाला होता है और यहीं पर ये रह करके देह व्यापार का धंधा करवाता है। मतलब कि यहाँ पे जो देह व्यापार होता है उसमें ये दलाली का काम करता रहता है। अब इसके बाद ये लड़का जब स्टेशन के अंदर घुसता है तो ये देखने में बहुत खूबसूरत होती है सुल्ताना। तो जब ये स्टेशन पर पहुंचता है और सुल्ताना को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है और इससे ये बातचीत करने का भी बहुत कोशिश करता है और इसके इर्द गिर्द मंडराने लगता है स्टेशन पर। अब सुल्ताना जो है वहां पर अपना रात जैसे तैसे करके काटना चाहती है, लिहाजा वो इधर उधर घूम रही है। फिर ये इसके जब इर्द गिर्द मंडराना शुरू करता है जावेद, तो होते करते करते ये सुल्ताना के नजदीक पहुंचता है और पूछता है कि आखिर आप इतने रात को और बच्चों को लेकर के यहाँ पे क्या कर रही हो, आपको कहाँ जाना है? तो सुल्ताना उसको कहती है कि मैं यहाँ फला जगह से आ रही हूँ और मुझे फला जगह जाना है। तो जब उसको इतनी बात पता चल जाता है जावेद को, तो वो पूरी बात बता देती है जावेद को कि मैं झगड़ा करके आई हूँ मेरे ससुराल में और मेरे बच्चे को लेकर मैं मैके जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जावेद के मन में खोट होता है और जावेद भी पहले से एक बहुत ही बिगड़ा हुआ इंसान होता है। इसकी खूबसूरती को जब देखता है तो इसकी खूबसूरती के वजह से ये पागल हो जाता है और कहीं ना कहीं इसको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करता है और अपने मन में ये सोचता है कि सुल्ताना, मुझे लगता है कि मुर्गी, सोने का अंडा देने वाला जो मुर्गी होता है वो मेरे हाथ में लग गया है। ये मन ही मन में बहुत खुश होता है और खुश होने के बाद सुल्ताना से बातचीत करना शुरू कर देता है। अब बातचीत जब करता है तो सुल्ताना से कहता है कि देखो यहाँ पे पुलिस वाले रात को आएंगे, आपको बहुत परेशान करेंगे, इसलिए आपको रात को यहाँ पे सोना अच्छा नहीं है स्टेशन पर। तो आप एक काम करिए, आपको चलो हम बस स्टैंड छोड़ देते हैं और बस स्टैंड से शायद आपको गाड़ी मिल जाएगी तो आप अपने घर चले जाओगी। उसके बाद सुल्ताना इसकी बातों में कहीं ना कहीं आ जाती है और सोचती है कि चलो अगर कोई आदमी मिल रहा है तो एक बार उसके साथ जाते हैं, अगर बस मिलेगा तो हम लुम्बिनी चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये यहाँ पर दोनों बच्चों को बैठाता है मोटरसाइकिल में और लेकर के आता है बस्ती बस स्टैंड में आता है। थोड़ी ही दूर पे है, बहुत काफी दूर नहीं होता है। यहाँ पहुंचने के बाद में सुल्ताना देखती है कि यहाँ पे बस वगैरह कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जब बस वगैरह नहीं है तो कहीं ना कहीं एक महिला रात में लगभग बहुत ज्यादा रात हो चुकी हो, 12-10 बजे, और वहां पे अगर साधन ना मिले अपने दो बच्चों को लेकर तो इसके जो चेहरे की डर है और कहीं ना कहीं इसकी जो परेशानी है इसके चेहरे पे साफ नजर आने लगती है और ये बहुत परेशान हो जाती है। सोचने लगती है कि मैं बस रेलवे स्टेशन पे ही ठीक थी, यहाँ पर के क्यों चली आई। तो जब ये काफी परेशान होती है तो इसी बीच में फिर से जावेद आता है और पूछता है कि बहुत परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? तो ये कहती है कि इतने समय बस नहीं मिल रहा है, इसलिए बस जाएगा सवेरे 7-8 बजे के करीब में, तो मुझे रुकना पड़ेगा। फिर जावेद उससे कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
तो वो कहती है कि ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि यहीं पास में हमारा घर है और चलो हमारे घर में रात को रुक जाओ और वहां पर आराम से खाना पीना करो, सो, और सवेरे अपने बच्चों को लेकर के तुम अपने घर चले जाना, अपने मायके में। तो कहीं ना कहीं सुल्ताना परेशान होती है और सोचती है, इसके ऊपर भरोसा भी कर लेती है। उसके बाद जब ये भरोसा करती है, अपने बाइक में बैठाता है और लेकर के पहुंचता है रेलवे स्टेशन के पास। वहीं एक मोहल्ला होता है और उस मोहल्ले में देह व्यापार का धंधा चलता है और उसी मोहल्ले में इसका घर होता है और ये वहीं पर दलाली करता है। उसके बाद ये लेके जाता है तो छोटे बच्चे जो होते हैं इनको कुछ खिला पिला के सुला देता है और सुल्ताना के चाय में कुछ नशीली दवाइयां डाल देता है, जिससे कि उसको बहुत काफी नशा हो जाता है। वो नींद में आ जाती है और जा करके सो जाती है। अब सोने के बाद में ये जो जावेद होता है ये उसके साथ में रात को शारीरिक संबंध बनाता है और इसके साथ रात भर ये लोग ये अपना फिजिकल रिलेशन बनाता है। और बनाने के बाद में कहीं ना कहीं जब सवेरा होता है तो सुबह होने के टाइम पे सुल्ताना को लगता है कि मेरे साथ जावेद ने तो गलत किया है। एहसास तो हो जाता है लेकिन चाह करके भी ये कुछ नहीं उसको कह पाती है और सवेरे कहती है कि एक काम करो, मुझे अब ले चलो, मुझे बस स्टैंड में छोड़ दो कि मैं अपने मैके यहाँ से जा सकूं। उसके बाद ये समझाने की कोशिश करता है जावेद और कहता है कि देखो, तुम ऐसे भी बहुत गरीब हो और तुम्हारे बहुत सारी प्रॉब्लम भी है तुम्हारे यहाँ। तो मेरी एक बात मानो, यहाँ पे जो देह व्यापार का धंधा है, अगर इसमें तुम उतर जाती हो तो तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो और कहीं ना कहीं तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएगी, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसको ये बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सुल्ताना होती है वो इस बात को लेकर के मना करती है और इस बात से ये सहमति नहीं जताती है। लिहाजा जो जावेद होता है ये इसको अपने तरह से बहुत सारे प्रकार से इसको समझाने की कोशिश करता है और लास्ट में जब सुल्ताना नहीं मानती है तो इसको बहुत काफी दबाव देता है और कहता है कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे बच्चे जो दोनों हैं इनको हम जान से मरवा देंगे। अब सुल्ताना डर जाती है और डरने के बाद कहीं ना कहीं इसकी बातों में आ जाती है और चाहे डर या लालच जो भी कहा जाए, आप मुझे इस चीज को कमेंट में बता सकते हैं। अब ये तुरंत जो है वहां पर एक रूम दिला देता है जावेद और उसी मोहल्ले में, और दोनों बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन करवा देता है और एडमिशन करने के बाद में बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने लगते हैं और सुल्ताना को देह व्यापार के धंधे में डाल देता है। अब ये जो दोनों बच्चे होते हैं इनको अपने पास में ही रखता है, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर बच्चे को हम सुल्ताना के पास छोड़ देंगे तो सुल्ताना यहाँ से कभी भी भाग सकती है। और हुआ इसमें ऐसा ही। अब सुल्ताना जब वहां पे रहने लगती है तो हर 3 से 4 महीने में एक बार जितने भी देह व्यापार की धंधा करने वाली महिलाएं होती हैं इनको मेडिकल में जाकर के अपना टेस्ट करवाना होता है, किसी चीज की जांच करवाना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी वहां पे जाती है सुल्ताना गवर्नमेंट मेडिकल में और टेस्टिंग करने के लिए, और इसी बहाने ये वहां से भागने की भी कोशिश करती है, अपने बच्चों को भी लेकर के जाती है और जाने के बाद में वहां पर पूरी प्लान बना के रखती है कि आज हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन सारी जब यहाँ की जांच पड़ताल खत्म हो जाती है तो उसी बीच में आकर के बाहर में जावेद खड़ा हो जाता है। अब जब बाहर में जावेद खड़ा हो जाता है तो सुल्ताना देखती है और डर जाती है और कहीं ना कहीं जावेद को ये बात पता चल जाता है कि सुल्ताना आज यहाँ से भागने वाली है। अब इसके बाद सुल्ताना को पकड़ करके मोटरसाइकिल में ये जबरदस्ती बैठा लेता है और बैठाने के बाद में फिर से ये रूम पर लेके चले आता है। लाने के बाद इसकी पिटाई करता है और पिटाई करने के बाद ये कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी
तो तुम्हारे बच्चों को हम जान से मरवा देंगे। तो कहीं ना कहीं सुल्ताना इस बात को लेके भी डर जाती है कि अगर हम दोबारा इस तरह से कदम उठाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा वो अपने मन में ये सोच लेती है कि अब हमारा मरना और जीना यहीं पे ही रहेगा। अब कुछ दिन जब गुजरता है तो एक व्यक्ति लुम्बिनी जिले का ओम प्रकाश नाम का होता है, जो कि जब भी और उसके बहन की शादी बस्ती में हुई रहती है और ये कस्टमर होता है, और कस्टमर बन करके जब ये पहुंचता है सुल्ताना के पास में, तो दोनों की आपस में बात होने लगती है। जो ओम प्रकाश होता है ये इससे बात करता है सुल्ताना से कि कहाँ की रहने वाली हो, क्या है। तो सुल्ताना जब नेपाली भाषा में बात करती है और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश भी नेपाली होता है, तो जब दोनों आपस में बात करते हैं तो सारी सच्चाई अपनी ये बता देती है सुल्ताना ओम प्रकाश को कि देखो हमारा ऐसा ऐसा मामला है और हमारे अब्बू को थोड़ा सा एक मैसेज दे दो कि मैं यहाँ पे फंसी हूँ इस तरह से, और मुझे यहाँ से वो निकालने की कोशिश करे। अब इसके बाद में ये कहता है कि चलिए ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको निकालवाने के लिए भी, और तुम्हारे अब्बू से हम बात भी करवा देंगे। इसके बाद अब ये जब पहुंचता है ओम प्रकाश लुम्बिनी जाता है और जा करके वहां पे उसके अब्बू से कुछ नहीं कहता है, बस खाली मोबाइल नंबर ही मांग के लेके चले आता है। जब दूसरी बार ये अपने बहन के घर आता है बस्ती, तो बस्ती से ये जब भी अपने बहन के घर आता है तब भी ये रेड लाइट एरिया में जाया करता है। तो ठीक उसी प्रकार से दोबारा भी अब ये वहां पर जाता है और जाने के बाद में सुल्ताना से मुलाकात करता है, और मुलाकात करने के बाद फिर सुल्ताना से, उसके अब्बू से और सुल्ताना से अपने मोबाइल नंबर से ये बात करवाता है। जब उसके अब्बू सुनते हैं इस बात को तो रोने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुमको लेने के लिए जरूर आएंगे और तुमको वहां से हम जरूर निकालेंगे। उसके बाद ये कहती है कि अब्बू इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और अगर उनको ये बात पता चल गया कि आप हमारे अब्बू हो और मुझे तुम लेने आए हो, तो हमको और हमारे बच्चे को और आपको भी जान से मार देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जैसे न जाने कितने महिलाएं और कितनी लड़कियां यहाँ पे नेपाल की और बिहार की पड़ी हुई हैं, और जो भी भागने की कोशिश करता है या जो भी इस तरह से कोई हरकत करता है तो उनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। लिहाजा अपने अब्बू को ये अलर्ट कर देती है, और इसके अब्बू कहते हैं बेटी जो भी है हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, और ये उनको बुला लेती है। अब इसके अब्बू वहां से बस्ती पहुंचते हैं और आकर के 2 दिन इनको खोजते हैं। खोजने के बाद में सुल्ताना जब नहीं मिलती है तो फिर ये निराश होकर के तीसरे दिन लौटने का प्लान करते हैं। लेकिन संजोग से उसी मोहल्ले में जब ये घुसते हैं तो इनको लोग जब देखते हैं, इनकी उम्र लगभग 60-70 साल होती है, और जब 60-70 साल का आदमी कोई बुढ़ा रेड लाइट एरिया में अगर जाता है तो जायज सी बात है देखने वाले को भी कैसा लगेगा, और वहां के लोग भी उस तरह से ट्रीट कर रहे थे कि अरे ये बुढ़ा यहाँ पे किस लिए चला आया। लेकिन ये कही थी कि देखो, जब अगर आप मेरे से मिलने के लिए आओगे तो एक कस्टमर ही बन करके आना, जैसे कि किसी को ये ना पता चले कि ये हमारे अब्बू हैं। फिर ये आते हैं जब, और वहां पर चले जाते हैं उस रेड लाइट एरिया में, और जा करके सुल्ताना दिखती है वहां पे, और सुल्ताना से ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे कि एक कस्टमर एक मिलने के लिए ही गया हो। तो अब जब सुल्ताना मिलती है तो उनके साथ बातचीत करती है और दोनों कमरे में जाते हैं, और जब कमरे में जाते हैं तो ये बाप और बेटी दोनों बहुत रोते हैं, और रोने के बाद में ये कहता है, इसका जो अब्बू होता है वो कहता है कि ठीक है बेटी, अब चलो, कोई चिंता नहीं है, हम तुमको लेके चलते हैं। तो फिर वो कहती है कि नहीं अब्बू, इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना, और यहाँ पे अगर निकलेंगे तो बहुत खतरा है। इसलिए यहाँ पुरानी बस्ती में एक प्रदीप सिंह चौकी इंचार्ज हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि वही हमारी कोई मदद कर सकते हैं।
फिर ये वहां से जाते हैं उसके अब्बू, और वहां जा करके चौकी इंचार्ज के पास पहुंचते हैं और जा करके उनके पैर पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, क्योंकि उसका जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत बुरी तरह से वो फंसी हुई है, और आप चाहें तो हमारी बेटी को वहां से निकाल सकते हैं। अब 11 जनवरी 2014 को प्रदीप सिंह जो वहां के चौकी इंचार्ज होते हैं, वो हबीब अहमद को लेकर के सीधा उस रेड लाइट एरिया में जाकर के वहां पर छापा मारते हैं, और छापा मारने के बाद में वहां पे सुल्ताना मिल जाती है, और सुल्ताना को लेकर के सीधा वो थाने पर पहुंच जाते हैं। और थाने पर पहुंचने के बाद में सुल्ताना के ही तहरीर पर जो जावेद होता है उसको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस जेल भेज देती है। और वहीं पर सुल्ताना रो रो करके कहती है कि साहब हमारा तो किस्मत अच्छा था कि जो हम 4 साल के बाद यहाँ से निकल गए, लेकिन हमारे जैसे न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज सूरत तक नहीं देख पा रही हैं, उनके बारे में क्या होगा कुछ पता नहीं। फिर वहां पर वो दिलासा दिलाते हैं, प्रदीप सिंह जो वहां के चौकी इंचार्ज होते हैं वो दिलासा दिलाते हैं कि मौका अगर मिलता है तो जरूर उन बच्चियों को भी हम वहां से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद फिर सुल्ताना और उसके जो अब्बू होते हैं दोनों बच्चों को लेकर के वो अपने मायके लुम्बिनी चली जाती है। और जाने के बाद में ये 4 साल जो इसके साथ घटना हुआ है इसको भूलने की पूरी कोशिश करती है, और वो अब अपने जिंदगी में अलग जिंदगी जीने के लिए अपने घर में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आज की जो घटना है, इस घटना के बारे में आपको क्या कहना है? इस घटना सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सावधान और सतर्क करना है, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस तरह के लोग भी रहते हैं जो उन्हें पहचानने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि अगर सुल्ताना कहीं ऐसे अपरिचित आदमी से उसके ऊपर अगर भरोसा न की होती तो शायद आज उसके जीवन में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।